अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि आपको किस चीज ने प्रेरित किया। हिमालय में जो पैदा होगा वो प्रकृति के सबसे नजदीक होगा। GEP, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, ये क्या है सर? देखिए, मैं बड़ी पीड़ा महसूस करता हूँ जब देश दुनिया की GDP बड़ी ऊंची जाती रहती है। ये मिथ्या है। GDP क्रॉस इनकम बड़ी है देश की, लेकिन वो कितनी डिसबर्जिंग है, कितने हर एक आदमी के हक में गई है, वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है। ग्लोबल कार्बन इमिशन की अगर बात करें सर, 36.8 बिलियन मीट्रिक टन 2023 में हम कर चुके हैं। गाड़ियां जिस रफ्तार से सड़कों में कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब विकास के नाम पर होता है। तो जहाँ एक तरफ विकास के पीछे आप पागल हो रहे हैं, लेकिन वहीं आप कार्बन एमिशन के प्रति चिंतित नहीं है। पानी खत्म हो गया, पानी पॉल्यूट हो गया, तो सबके घर में गांव तक वाटर प्यूरिफायर लगे। एयर पॉल्यूट हो रही तो एयर प्यूरिफायर है। ऑर्गेनिक सॉइल नहीं रही तो आप केमिकल फर्टिलाइजर ले आए। अंटार्कटिका मेल्टिंग इन अ वेरी फास्ट रेट। Who of us thought the water will be sold in a bottle? Who had ever thought that there will be an air purifier? 70% पीने के पानी की व्यवस्था ग्लेशियर से है। ग्लेशियर सूख जाएंगे तो कहाँ से पानी पियोगे भाई? The technique of making a road, unfortunately, we do not properly address. कि जो कंस्ट्रक्शन हो वो बड़ा इकोलॉजी इंक्लूसिव होना चाहिए। जो क्लाइमेट क्राइसिस की हम अभी बात कर रहे हैं, आर वी टेकिंग इनफ मेजर्स? I don't think so. भाई चंद्रमा में जाके क्या करोगे जब अपनी पृथ्वी को नहीं समझे हो? आज के क्यूरियस कॉर्नर के गेस्ट हैं फेमस एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। टीचिंग करियर छोड़ के इन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपनी लाइफ समर्पित कर दी और इसी के साथ हेस्को नामक संस्था की स्थापना करी, जो कि हिमालयन एंड प्रोटेक्शन पे बहुत सारे रिसर्च करते आ रहे हैं। इनके उत्कृष्ट प्रयासों के कारण भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया है। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इकोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन लेट्स डाइव इनटू द कन्वर्सेशन। सर, आप पिछले 4 डेकेड से लगातार फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन पे काम करते आए हैं। आई वुड वांट टू कोट यू एज अ गार्जियन ऑफ हिमालय। ये कैसे इंस्पिरेशन रही, कैसे आप इस तरफ आए, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट एंड योर कोट टू अबाउट मी। देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पे KBC का नाम ले सकता हूँ? प्लीज प्लीज। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा, KBC में कन्वीन उन्होंने किया था हमको नॉमिनेट, कि आपको किस चीज ने प्रेरित किया। देखिए, हिमालय में जो पैदा होगा और गांव में जो पैदा होगा वो प्रकृति के सबसे नजदीक होगा, क्योंकि हिमालय सारे देश दुनिया को पानी देता है, हवा देता है, मिट्टी देता है। और कहीं हम सबके हृदय में जो भी हिमालय में पैदा हुआ हो, कहीं ना कहीं उनके दिल, दिमाग और पूरे व्यक्तित्व में प्रकृति और पर्यावरण झलकता है। तो मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। तो इसलिए जब मेरा भाग्य ही कहूंगा, अवसर प्रभु ने दिया था कि मैं वनस्पति का विद्यार्थी बना, बॉटनी का। और जब मैं पढ़ता था तो मैं जंगल को जानता था, नदी को, इन सब को जानता था, लेकिन एक बड़ा स्पेसिफिक उत्तर ज्यादा बेहतर यह है कि हम बचपन में हम बड़े घरों के लोग नहीं थे। हमारे खेल भी छोटे ही होते थे, जैसे छोटे लोगों के होते हैं। कबड्डी हो गया, दौड़ना हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, लेकिन उनमें जो प्रमुख 2 खेल थे, एक पेड़ पे चढ़ना, कान पत्ती खेलना, और दूसरा नदी या नहर में तैरना। जब इन दोनों को खोते हुए देखा, नदियां सूख गई। आप कोटद्वार के जानती हैं कि कोटद्वार में चितबली के नीचे नदी थी, वो हमारा खेल मैदान था, और उससे लगे हुए जो जंगल थे वहां हम सब लोग खेलते थे। लेकिन दोनों को जब टूटते देखा, खत्म होते देखा, और एक तरफ जो शिक्षा ली प्रकृति के प्रति, बॉटनी, एनवायरमेंटल बॉटनी, तो बड़ा मिसमैच लगता था कि जो मैं पढ़ता और मैंने पढ़ाया और जो मेरा आधार भी रहा, फिर टीचर हो गया था। और एक जहां से मेरा बचपन, मेरा जीवन शुरू हुआ, उन दोनों में कितना अंतर है। उसने भी मुझे बड़ा प्रेरित किया। वो फिल्मी अंदाज में कोई इंस्पिरेशन नहीं था कि अचानक कुछ मेरे साथ घटना घटी हो और मैंने सोचा कि मैं पर्यावरण पे काम करूंगा। इट्स नॉट ए पैशन, इट्स ए कंपैशन। आता है तो वही था। इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर उस समय ये तय किया कि हम प्रकृति के संदर्भ में काम करेंगे। यहाँ से कहानी शुरू हुई। मैं बिल्कुल कोरिलेट कर सकती हूँ इस बात को कि मैं भी एक बार माइग्रेट करके गुड़गांव जा चुकी थी जॉब करने के लिए, और वापस प्रकृति जो है, आपने बोला जैसे हिमालय हमारे अंदर व्यक्तित्व में बस जाता है, मैं भी वो फील करती हूँ।
और इस बात से बहुत कोरिलेट करती हूँ। इसी के कंटेक्स्ट में पूछना चाहूंगी, हेस्को की कैसे शुरुआत हुई, कैसे दिमाग में आपके आया ये? देखिए, मैं असल में शायद मैं कभी कभी अपने को भी खोजता हूँ कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ और क्या मेरी रणनीतियां हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान के, बहुत से कम लोग अपने जीवन में अपनी डेस्टिनी को जानते हैं। मैं शायद था कि मुझे अपनी डेस्टिनी का पता था कि मैं ये सब कुछ करूंगा। तो जब ये कुछ हो रहा था कि मैं एक टीचर एक कॉलेज में लग चुका था, डिग्री कॉलेज में, सरकारी नौकरी, बड़ा सब में उत्साह था कि वाह सरकारी नौकरी मिल गई। क्योंकि मैं आज जब युवाओं से पूछता हूं उनका एक ही उत्तर होता है, अपने साथियों से पूछता हूं जो नए नए न्यू कमर है, सरकारी नौकरी चाहिए। इतना अपंग बना दिया है, पंगु बना दिया है सरकारी नौकरियों ने। एक बार नौकरी ले, काम धाम कुछ नहीं और आपको तनख्वाह मिल जाएगी। वो जो सिक्योरिटी तथा कथित सरकारी नौकरी ने अपंग बनकर बना दिया है। मैं इनसे कहता हूं तुम उसके लिए लालच करते हो, मैंने छोड़ी है। तो एक जमीन आसमान का अंतर इनमें और मेरे में अपना आप ही हो जाता है। उस समय मैं पढ़ाता था, पढ़ाने के समय क्योंकि मेरे पास और तो कुछ था नहीं, मैं ये भी मानता हूं। मेरे विद्यार्थी थे एमएससी के, और मैंने कई लोगों को 20-22 को पीएचडी कराई है। इन सबको मिलकर के घर गांव में काम करने की ललक पैदा हुई। धीरे धीरे सबने एक बार कहा कि विद्यार्थी लोग मेरे साथ, में एक गांव में था, उन्होंने कहा कि हमारी क्या पहचान है, क्योंकि गांव वाले पूछते थे कौन है, और वो अगर ये कहते थे हम विद्यार्थी है, वो कहेंगे विद्यार्थी है तो पढ़ो भाई, यहाँ काहे को आए हो। ये हुआ, ऐसी घटना घटी मेरे साथ। एक बार मेरे साथ बहुत महानुभव लोग, आप रामड़ी पुलुंडा घाड़ को जानती हैं, वही हमारा कार्यस्थली थी पहले। तो मैं, सुंदरलाल भगुना, राधा बहनर, बहुत से लोग वहां गए। हमारे को ये सिखाया गया था कि शाम को महिलाओं को इकट्ठा करो और उनके साथ बातचीत करो। लेकिन जब शाम को हम महिलाओं के साथ बैठे तो एक बड़ी वृद्ध महिला ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैं अपना परिचय देने में जरा सक्षा गया। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, मैं टीचर हो। तो कहेगी टीचर है तो यहाँ क्या कर रहा है। या उसने मान लिया दूसरा मिला जुला सवाल हो तो हमने कह दिया सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा सामाजिक कार्यकर्ता हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, और अगर तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो तो हमारे लिए यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ सड़क नहीं आती, स्कूल नहीं है, वो ले आओ। तो मेरा मुंह बंद हो गया, मैं अपना परिचय दे नहीं पाया। लेकिन मैंने गांव वालों को बहुत कोसा कि हम इतनी मेहनत से वहां ऊपर गए और इन लोगों ने हमें निराश कर दिया। तो मेरा सामाजिक व्यक्तित्व दो तथा कथित था, उस पर तुरंत कैप लगा दिया। उस महिला ने बहुत डांटा और मैं आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया गांव वालों पे, ये क्या है। हम वहां गए, सुंदरलाल भगुना जी, राधा बहन, इनके सामने मेरे को बड़ी बेइज्जती लगी। लेकिन वो सबसे बड़ा सत्य था और शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भी था। जिस एक महिला में मैंने पढ़ा, पीएचडी की, पर एक महिला ने मुझे एक दिन के 1 मिनट पे एक प्रश्न ने मुझे पूरा हिलाया। कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा परिचय, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमको सेवा करनी है तो स्कूल नहीं है, जंगल, ये अस्पताल नहीं है, वो ले आओ, तो तुम कहोगे वो करेंगे। तो ये सब शिक्षा होती है, मेरे को भी मिली थी। और इसीलिए जब लोगों ने बोला परिचय क्या है, तब हेस्को का जन्म हुआ और हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ये नाम रखा गया, क्योंकि इसमें स्टडी भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। तो हेस्को बना, ये 79 में बन गया था, 83 में रजिस्टर कराया। और फिर उस तरह से एक चीज और मैं आपको बड़ा क्लैरिटी में बता दूं कि हमने कोई प्रपंच नहीं रचा किसी संगठन को बनाने का कि अब ये करेंगे वो करेंगे। ये कल्पनाएं जो आज हेस्को की हैं, ये तब नहीं थी। बस सब लोगों को एक ही मुट्ठी के नीचे होना था, इसलिए एक नाम देना था, इसलिए हेस्को बना था। उसके आगे की कहानियां तो जुड़ती चली गई, बनती चली गई, बढ़ती चली गई। आपने कहा कि एक महिला के एक प्रश्न से आपके अंदर इतने सारे सवाल आए और अपने को जो खोजने में आप अब सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो उनका जो एक रोल, एक महिला का जो रोल है, हम रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। हेस्को के इनिशिएटिव्स जो हैं उसमें महिलाओं का, या देखा जाए वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो क्या, कैसे फिट बैठते हैं ये सब? देखिए, एक बात तो सबको समझ लेनी चाहिए, प्लानिंग के टाइम में भी, प्लानर्स के बीच में भी, जब ऐसे बड़े जगह होती है तो मैं अक्सर एक ही बात बोलता हूं, और बात यह है कि ये देश के गांव अगर चल रहे हैं आज और जिंदा हैं, ये महिलाओं से हैं। पुरुष क्या करता है, पहला लालच, घर छोड़ा,
शिक्षा ली, गांव छोड़ दिया और अपने जो उसका लालचों से भरा हुआ जो भी उसके सपने होते हैं उसके लिए दौड़ पड़ता है। महिलाओं में देखिए धैर्य। आज भी गांव जिंदा है इस देश के, मैं कह रहा हूं। मैंने देश की 3 बार बड़ी साइकिल यात्रा की है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिलीगुड़ी से उत्तराखंड तक, मुंबई से यहां तक ये यात्राएं की। और मैं गांव में जब देखता था तो मुझे महिलाएं ही दिखती थी जिनसे गांव जिंदा है, खेत बने हुए हैं, कुछ भी जो है गांव के नाम पर महिला। इसलिए महिलाओं के प्रति मुझे बड़ा सम्मान है और इसलिए मैं खास तौर से इस पक्ष में भी हूं कि जब जब मैं किसी पुरुष से महिलाओं के लिए काम करने के लिए कहूंगा वो करेगा भी, लेकिन जो समझ है वो महिलाओं से महिलाओं को ज्यादा बेहतर जा सकती है। और इसलिए हमारे एक कार्यक्रम का हिस्सा ही ये कहलाता है। हमें लगा कि इनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है, जो भी संसाधनों पर आधारित रोजगार खड़े हैं, इसलिए वाइस बनाया, विमेन इनिशिएटिव फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये महिलाओं का दल है, एक हमारी साथी डॉक्टर किरण वो इसको लीड करती हैं। और हमारा इसमें सोचना यह है कि महिला में बहुत शक्ति होती है, धैर्य भी होता है, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसको इधर से उधर भटकने के लिए मना कर देती हैं। इसलिए उस गांव के बीच में, उस घर के बीच में वो अपने संसाधनों पर आधारित क्या कर सकती है उसकी हमने शुरुआत की और टेक्नोलॉजी, साइंस, नॉलेज को उसके साथ जोड़ा, बाजार, स्किल डेवलपमेंट किया और आज हमारी प्रेजेंस बहुत जगह है देश में इस बात को लेकर। हेस्को के और क्या इनिशिएटिव्स हैं सर, जो जिन लोगों को उसके बारे में नहीं मालूम है? क्या है हेस्को, क्या करता है उस देश में रिसर्चेस के अलावा? जैसे आपका अपना कोई मैंडेट नहीं है। ये पहला नियम ने शुरुआत करता तब यह था क्योंकि मैंने आपसे कहा तथाकथित संगठनों ने अपनी वो तय की होती है, हमारा ये उद्देश्य नहीं। जो गांव की प्राथमिकताएं होंगी वही हमारा मैंडेट होगा। इसीलिए हम यात्राएं करते हैं, विरोध करते हैं। गांव बचाओ जैसा एक बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया, वो इसलिए कि समय की आवश्यकता थी और हमने इसलिए वो आंदोलन खड़ा किया। लेकिन वही दूसरी तरफ जो उतना ही बड़ा आवश्यक ये भी था कि जो जो उनकी प्राथमिकता, आज है इसको पानी पे भी काम करता है तो पुल भी बनाता है। हमने ब्रिजेस बनाए हैं बहुत ढेर सारे और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी में काम किया है। हमारे कामों में बड़ी डाइवर्सिटी है और चाहे वो मंदिरों के प्रसाद की बात हो या फिर वैल्यू एडिशन जो भी हमारे पास फल होते हैं वो हो, ऑर्चर्ड हमने खड़े किए हैं। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं जो गांव के सेवा का हिस्सा है उनका हेस्को कहीं ना कहीं जुड़ा है। कोई एग्जाम्पल आप शेयर कर सकते हैं सर हेस्को का, जहां पे आपने आफ्टर और बिफोर के चेंजेस देखे हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं हमारे पीछे जो रिवर है ये आपने रिचार्ज करी है, इस तरह के कोई एग्जाम्पल सर? देखिए ऐसा है कि अगर चक्रवाता चमोली के इलाकों में आप जाएंगे वहां पे बहुत से गांव हैं जिनकी शक्ल बदल गई है और वो शक्ल इसलिए बदली क्योंकि वहां पे हमारे गांव के लिए हवा, मिट्टी, जंगल, पानी तो एक विषय है ही, पर उसके साथ ही उनके संसाधनों पर आधारित रोजगारों को खड़ा किया। और इतना ही नहीं, हेस्को ने ये भी किया कि मात्र हेस्को ही न हो और संगठनों को भी राज्य में तैयार किया। आज कई संगठन हेस्को से ही प्रेरित हैं जो गांव में इसी तर्ज में काम कर रहे हैं जिसमें हेस्को है। उदाहरण के लिए हमारे कई जगह ऐसे काम हैं, बड़ा विशाल नंबर भी और संख्या भी। तो मैं ये समझता हूं कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी साथ चले, इसके ऊपर हमारी सबसे बड़ी गंभीरता है और इसमें हमने राज्य को भी प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी पर काम होना चाहिए। तो बहुत से परिवर्तन हैं जिसको कि हम लाने में सक्षम हुए हैं। हेस्को का योगदान जो है हमारे जो उत्तराखंड के रूरल एरियाज में अभी भी घराट जिसको बोलते हैं, जो वाटर ड्रिवन चक्की, आटा चक्की इसको बोलते हैं, 2000 से ज्यादा हेस्को ने इसको रिवाइव किया है। ये किस तरह से काम करते हैं सर आप? देखिए एक हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है कि हम तो घराट के आटे से ही बड़े हुए खाते थे और ये इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर आज हाइड्रो पावर स्टेशन, डैम और ये सब बने। लेकिन हमने इन्हीं को एक तरफ
पीछे छोड़ दिया। और घराटों को लेके फिर हमने बड़ा आंदोलन किया। 1994-95 में पदयात्राएं की और दिल्ली जाके मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में वो किया। वसुंधरा राजे उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उसको प्रेरित किया कि घराट हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। और अगर कोई गैप है तो वो ये है कि जहां जहां घराट लगे थे वहां डीजल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन चले गए और उन्होंने आटा पिसाई की, तो बार्टर इकोनॉमी से काइंड से और फिर वो एक कैश के ऊपर बात चलेगी। तो हमने कहा कि गांव की एक व्यवस्था है कि आप आटा अपने वाटर मिल में पिसाई करेंगे, वो इकोलॉजिकली बड़ा ऑर्गेनिक आटा होता है, वो तो बेहतर होगा ही। तो उस समय भारत सरकार ने इसके ऊपर एक स्कीम लॉन्च की जो कि हेस्को की देन है एक तरीके से, नेशनल वाटर मिल स्कीम। जहां जहां वाटर मिल है उनके लिए स्कीम लॉन्च की। वसुंधरा राजे ने इसे कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया था। ये सब प्रयत्न हुए। आज पहले घराटी उसे माना जाता था जो निष्क्रिय है, गांव में कोई काम नहीं, जा घट पीस। आज वो अपने को सम्मान महसूस करता है कि वो घराट चलाता है, क्योंकि घराट आज सब कुछ अन्य सभी कार्य करता है। बट जैसे पानी हमारा खत्म हो रहा है, वाटर बॉडीज आजकल नहीं है, तो वाटर बॉडी के एब्सेंस में घराट भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सवाल यही पैदा होता है। निश्चित रूप से कई जगह घराट तो इसलिए भी बंद हो गए होंगे क्योंकि पानी खत्म हो गया। वो क्यों पानी खत्म हुआ? इसलिए अगर हमने संसाधनों को, रिसोर्सेस को घराट के साथ और पानी के साथ जोड़ के नहीं देखा। आपने घराट देखा, आपको उसी समय उसी घराटी को ये भी जोड़कर कहना चाहिए था कि तो भाई इसके पानी का कैचमेंट भी ट्रीट कर, ताकि तेरा भी पानी बना रहे। घराट से पानी निकलेगा तो नदी में जाता है। और यही हेस्को की बार बार कहना है कि इकोलॉजी इंक्लूसिव इकोनॉमी सस्टेन्ड रह सकती है अगर घराट के लिए पानी आने की तमाम व्यवस्थाएं भी उतनी ही सक्रियता से, उतनी ही महत्व से चलती रहेंगी। तो स्वतः है घराट का पानी भी होगा, घराट भी चलेगा और नदी भी बची और बनी रहेगी। बहुत सही बात आपने बोली सर। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी कि आप हमेशा एडवोकेट करते हैं जीडीपी के समकक्ष जीईपी, ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। जी, ये क्या है सर? इसके बारे में मैं खुद से भी जानना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। देखिए, मैं बड़ी पीड़ा महसूस करता हूँ जब देश दुनिया की जीडीपी बड़ी ऊंची जाती रहती है। तो माणा गांव में और बड़कोट के गांव से ये पूछ लिया जाए, या रुद्रप्रयाग के गांव में पूछ लिया जाए, या कोटद्वार के गांव के किनारे से पूछ लिया जाए कि देश की जीडीपी बढ़ गई और राज्य की पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ऊपर है, वो या तो समझेगा नहीं या पे हंसेगा, क्योंकि वो ये पूछेगा वो 2 लाख मेरे हिस्से के कहां है। ये मिथ्या है जीडीपी। और अगर इस देश के बड़े घरानों का, इंडस्ट्रियल हाउसेस की कारण इस देश की जीडीपी बढ़ती है, तो उसमें मेरा और आपका क्या लेना देना और क्या लाभ? ग्रॉस इनकम बड़ी है देश की, लेकिन वो कितनी डिसबर्जिंग है, कितने हर एक आदमी के हक में गई है, वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है। लेकिन वही दूसरी तरफ, हम में से कौन है, बड़ा घराना हो या छोटे घर गांव के लोग, जिसको हवा नहीं चाहिए, प्राणवायु चाहिए, पीने को पानी भी चाहिए, जंगल चाहिए, मिट्टी चाहिए, भोजन पैदा करने के लिए, इसको लेकर के कोई भी ग्रोथ मेजर नहीं था। या हम बताएं कि भाई आखिर इकोसिस्टम ग्रोथ क्या हो, कि आपने कितने जंगल बढ़ाए, कितनी मिट्टी ठीक की, कितना प्राणवायु अच्छी की, या फिर आपने कितना पानी बढ़ा दिया नदियों में, धारों में जो सूख रहा। और इसी को हमने ये माना कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, इसको सबको जोड़ के आप जो देंगे, तो हमने इसमें इक्वेशन डेवलप की। इसके लिए 10-12 साल लगे और करते कराते नाउ द उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने अपना दिया। और आपको और अच्छा लगेगा, यूपी इज गोइंग टू बी द सच ए ह्यूज एंड वास्ट स्टेट, अपनी जीपी के प्रति गंभीर है। आई मेट मिस्टर योगी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, ही इज अ वेरी इकोलॉजिकल मैन ऑल्सो। He said, yes, हमको ये चाहिए। जैसा आपने कहा कि पहाड़ जो है आपके व्यक्तित्व में रहते हैं, तो वो भी बिकॉज यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके हृदय में कहीं है,
वो कहीं भी हो, किसी भी रूप में। तो जीईपी ये बताती है जीडीपी जहान बनाएगी और जीईपी जान बचाएगी। कि हवा मिट्टी जंगल पानी नहीं होगा तो बचोगे कहां से? कितना भी पैसा आपके पास हो, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। दैट्स व्हाट जीईपी इज ऑल अबाउट। ग्लोबल कार्बन इमिशन की अगर बात करें सर, तो 36.8 बिलियन मीट्रिक टन्स 2023 में हम कर चुके हैं। अभी आप जीईपी और जीडीपी की हमने बात करी, ग्रीन जीडीपी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, ये क्या है? जीडीपी इज नथिंग। देखिए, ये इंटरप्रिटेशन समझना चाहिए। ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रीन जीडीपी है कि आप पे कितना स्टॉक है फॉरेस्ट का, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, वो ग्रीन जीडीपी है। हम जीईपी में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बढ़ाइए ना इसको, कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी ये कार्बन एमिशन है, ये अगर कहीं कोई सिंकिंग पॉइंट हो सकता है, बहुत ज्यादा जंगल, बहुत ज्यादा नदी, बेहतर हवा, ये कहीं हमारे को इससे मुक्त करेंगे। लेकिन अभी कार्बन के हालात देश में बहुत गंभीर हो चुके और दुनिया में भी। इसलिए अगर इससे बचाना है तो सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल पे ही नियंत्रण करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि दुनिया की में जिस तरह से तेजी से अफ्रीकन भी चाहते हैं, एशियन भी चाहते हैं, और यूरोप अमेरिका की तो लाइफस्टाइल पहले से ही है, ये सब कार्बन एमिटिंग है। कि वो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको कार्बन एमिटिंग है कि आप देखिए कि हमारे पास कितनी प्रकार की चीजें आ गई हैं जिसको एनर्जी ड्रिवन है। और एनर्जी का सोर्स क्या है? आपकी थर्मल है, आपका हाइड्रो है, और इन सब के कारण कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन होता है। और गाड़ियां जिस रफ्तार से सड़कों में, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कर रहे हैं, और ये सब विकास के नाम पर होता है। तो जहां एक तरफ विकास के पीछे आप पागल हो रहे हैं, लेकिन वहीं आप कार्बन एमिशन के प्रति चिंतित नहीं है, तो फिर आप कहां जाएंगे? आपका बहुत अच्छा मकान होगा लेकिन दम घोटू होगा, आपकी सांस अटकती होगी, और आने वाले समय में यही होगा। और ये दिखाई दे रहा है। लोगों ने जब पानी बिगड़ गया, पानी खत्म हो गया, पानी पॉल्यूट हो गया, तो सबके घर में गांव तक वाटर प्यूरिफायर लगे। अब पूछिए मैं आपके चारों तरफ कौन है जिसका वाटर प्यूरिफायर नहीं है? अब आप गुड़गांव में जाएंगे तो वाटर प्यूरिफायर से भी ऊपर उठ गए, वो उसका पानी पीते हैं। आपका कैंड आता है वाटर, आप उस पानी को पीते हैं। तो क्या ये स्थिति होनी चाहिए देश के विकास की? अब तो सर एयर प्यूरिफायर की जरूरत भी पड़ने लगी। अब एयर प्यूरिफायर भी आ गए हर एक घर में। तो अब जब आप उस तरफ जा रहे हो और आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी साइंस तो यही बेहतर कर रही है कि गंदगी मची तो आपने एयर प्यूरिफायर ले आए, वाटर बॉटल का बिजनेस कर दिया। आप एयर प्यूरिफायर, वाटर एयर पॉल्यूट हो रही तो एयर प्यूरिफायर है। आपके केमिकल, आपका ऑर्गेनिक सॉयल नहीं रही तो आप केमिकल फर्टिलाइजर ले आए। तो साइंस का विकल्प ये नहीं होना चाहिए। साइंस का विकल्प ये होना चाहिए था नेचर बेस्ड साइंस, जो नेचर भी एक्सेप्ट करे, और वो साइंस हमेशा सस्टेनेबल रह सकती है। वरना कोई साइंस ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये तो तय है। हो सकता है प्रभु करे मैं उस समय को न देखूं, पर मैं आशा करता हूं कि आने वाले 30-40 साल हमें बहुत भारी पड़ने वाले हैं अपने अपने जीवन में। सबके संकट आएंगे। आप दबे शब्दों में जान लीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है शहरों का जो कुछ हद तक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ना चला गया हो। अभी दिख नहीं रहा है, उम्र बढ़ेगी तब आएगा। दूसरा, आप जो भोजन करते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर खा रहे हैं, और उस पर भी आपका ऊपर से भी उसके ऊपर यह है कि पिज्जा खाएंगे, और अजीब से नाम है जो चाउमीन, बर्गर एक वो सफेद सफेद होता है, मोमोज। ये फैशन भी हो गया। मैं समझता हूं कि आज मैकडोनाल्ड में, किंग बर्गर में इनके पैसे जेब में हो तो ये सबसे पहले किंग बर्गर क्यों जानते हैं? इसलिए थोड़ा ना, ये बहुत अच्छा लगता है पिज्जा। मैंने जब पहली बार स्विट्जरलैंड में पिज्जा खाया, आई एम ए वेजिटेरियन, नो दे गाय वर शॉक्ड कि दे आई कैन नॉट ईट एनीथिंग दैट दे हैव, so they serve me pizza. I'm talking 90s, 95, 98 पिज्जा दे सर्व me. मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो मैं घास फूसी खाता उस पिज्जा से। आज इनसे सबसे पूछ लीजिए क्या खाएंगे यंग जनरेशन से? पिज्जा खाएंगे, मोमो खाएंगे, और यहां से वहां तक एक चोट में दौड़ नहीं सकते। मैं आज भी 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, और मुझे लगता है कि मैं आई एम स्ट्रॉन्गर देन anyone you can think of, so called young guys.
because it's an Indian ways of maintaining yourself. भारतीय संस्कृति संस्कारों में अब आप पूछ लीजिए इनकी सुबह कितने बजे होती है, जब सूर्योदय हो जाता है तब उसे सुबह कहते हैं। आपके भोजन क्या है उसको भी तय कर लीजिए। व्यायाम तो शून्य है, व्यायाम तो यहां से वहां चलना पड़े, गाड़ी से बाहर निकलना पड़े, वो भी व्यायाम वो करते हैं जी, बहुत अच्छा व्यायाम करते हैं, क्या क्या यहां से वहां पैदल चलते हैं। व्यायाम की परिभाषा जब तक आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा नहीं हुई वो व्यायाम में नहीं आता। और ये सब सफर करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि इंडियन वेज ऑफ लाइफ में बहुत तत्व होते थे जिसे हमने नहीं समझा। नेक्स्ट 70 इयर्स में सर हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो 1/3 तक पिघल जाएंगे, ऐसी स्टडीज हमने पढ़ी हैं। आई थिंक इट्स अ शॉर्टर टाइम, उन्होंने 70 इयर्स कहा है। मैं तो कह रहा हूँ 20, 30, 40 साल के बाद ही आप परिणाम देखने चलेंगे। व्हाट हैपेंड इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका मेल्टिंग इन अ वेरी फास्ट रेट। आर्कटिक में भी प्रॉब्लम हुई। हिमालय के ग्लेशियर के बारे में सच बात तो यह है कि बड़ी साइंटिफिक तौर तरीके की स्टडी नहीं है, बट जिस तरह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, आप ये भी जान लीजिए कि आने वाले समय में इस बार की गर्मी भी बहुत होगी। तो गर्मी का मतलब ग्लेशियर में क्या होगा? देयर विल बी मेल्टिंग। तो अभी आपने 70, यू हैव बीन वेरी लिबरल कि गिविंग 70 इयर्स, आई से 2-3 डेकेड्स आफ्टर पानी का इतना बड़ा संकट होगा। आज हो सकता है लोग मेरे को कहते होंगे मैं बहुत एम्बिशियस हूं, लोगों को डराना चाहता हूं, अट्रैक्ट अटेंशन। नो, इट्स नॉट। द ट्रुथ इज, who of us thought the water will be sold in a bottle? Who had ever thought that there will be an air purifier? None of us. And that have come. आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में बर्फ से, ग्लेशियर से 70% पीने के पानी की व्यवस्था ग्लेशियर से है। राइट। ग्लेशियर सूख जाएंगे तो कहां से पानी पियोगे भाई? And it is because of a global warming, और वो हमारी लाइफस्टाइल से है। इसी के कंटेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगी सर, बिकॉज ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। आपने बोला 70 तो बहुत ही लिबरल टर्म है और उससे बहुत पहले हो जाएगा। इसके साथ बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रूरल लाइवलीहुड पे? Oh, everything will be disrupted. You know, when there is no water, how will you do the farming? पहली बात। नंबर 2, डाइवर्सिटी ऐसा है कि जो छोटे पौधे होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, और वो एक पर्टिकुलर लाइफ टेम्परेचर माइक्रो क्लाइमेट में जीते हैं। माइक्रो क्लाइमेट तो गया तो कहां बचेंगे छोटे पौधे? तो बायोडाइवर्सिटी पे तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए सर, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम रिस्टोर करें? Would I have been a king of the nation, I would have stopped everything, जिसको बेटर सो कॉल्ड लाइफस्टाइल कही जाती है। देखिए ये स्टाइल ही लाइफ को मार देगी, ये हमारी समझ में आना चाहिए। आप अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहे, इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप नेचर को दुखी करेंगे, नेचर को परेशान करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे कहने से और क्या होता है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हो या बड़े स्तर पे अब ये विचार आ चुका है, समथिंग इज रॉन्ग, दिस जीडीपी इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, देयर हैज टू बी सम जीईपी आल्सो। जो क्लाइमेट क्राइसिस की हम अभी बात कर रहे हैं, आर वी टेकिंग इनफ मेजर्स? I don't think so. You know, merely raising a forest won't serve your purpose. Which forest? What kind of a forest? How are you harvesting adequate water in this country? You have high rainfall, but how much water do you conserve? We don't have that. Quality of soil have stooped down to the level it is a very hazardous soil. तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम एडिक्वेटली सीरियस है अबाउट, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी चंद्रमा में जाने की साइंस हमारे पास अच्छी पता है, पर साइंस ऑफ नेचर नहीं पता है जिससे हम शुरू हुए। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि भाई चंद्रमा में जाके क्या करोगे जब अपनी पृथ्वी को नहीं समझे हो? पृथ्वी को समझिए, फिर उसके बाद आप कहीं भी जाइए। ग्रीन पॉलिसीज जो इंडिया की हैं, आप सेटिस्फाई उनसे? देखिए ऐसा होता है कि अभी मेरा ठोस मानना है ग्रीन पॉलिसीज के लिए ग्रीन और नेचर को समझना जरूरी है, क्योंकि आप कहीं और से बैठ के ग्रीन पॉलिसीज थोप रहे हैं। ग्रीन पॉलिसीज गांव घरों के बीच में से निकल के आनी चाहिए और हमारे जीवन शैली को मिला करके देखी जानी चाहिए। तो ये कैसे हम पॉलिसी मेकर्स के लिए कैसे हम क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, किसके थ्रू ये बातचीत स्टार्ट होनी चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होना चाहिए? अर्बनाइजेशन और अर्बन
नई जनरेशन की पॉलिसीज जरूर बन सकती है दिल्ली देहरादून में, पर अगर रूरल इंडिया, नेचर, क्लाइमेट के लिए पॉलिसीज बननी है, ये गांव से ही निकल के आएंगी। आज भी तो गांवों ने जंगल बचा रखे हैं, आज भी तो मिट्टी कहीं जिंदा है, पानी कहीं बचा हुआ है, तो गांव को फोकस करते हुए आपकी पॉलिसी एंड प्लान होनी चाहिए। रिवर्स माइग्रेशन की बात करें, अगर माइग्रेशन गांव से पलायन बहुत ज्यादा हो चुका है, बेसिक फैसिलिटीज की आपने बोला कि महिला ने आपको इतना पहले बोला कि भाई हमारे पास बेसिक स्कूल नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, गांव कैसे बचाए जाएंगे सर? पहली बात तो मैं पलायन आयोग के प्रति एक कमेंट कर देता हूं। पलायन आयोग ने चुन चुन के पौड़ी और अल्मोड़ा को लेकर के अपने अध्ययन पर फोकस किया। सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो जानते हैं यमुना वैली में माइग्रेशन नहीं है? क्या मंडल इलाका है या आपका इस तरफ का यमुना की घाटी, यमुना वैली पूरी है, वहां उतना माइग्रेशन नहीं है? क्यों? वो गांव को अध्ययन करके शोर मचा रहे हैं जो अल्मोड़ा और पौड़ी में हुआ, पर वो क्यों नहीं यमुना घाटी की बात कर रहे हैं जहां सब्जियों का उत्पादन होता है? चक्रौता की बात क्यों नहीं करते? चमोली के हाई पिथौरागढ़ में कहां है माइग्रेशन? वो उनको फोकस करें, वहां क्यों नहीं हुआ, वो चीज उन जगह ले जाएं। दैट्स द इशू। हियर आई एम अगेंस्ट the kind of study that you only conduct in places where there is a migration. But what about places where there has not been a migration? People are making their own efforts to stay back. वो मुझे लगता है ये होना चाहिए, और उनके हवा मिट्टी पानी से भी मतलब नहीं है, वो अपनी खेती बाड़ी अपने तौर तरीकों से अपने को जिंदा रखे हुए हैं, वही होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं पलायन नहीं है, ज्यादा ही है। पलायन तो उनसे होता है जो देहरादून के नजदीक होगा देहरादून ही आ जाओ। आप बताइए ना, यमुना वैली में चक्रौता में है पलायन, लेकिन वो नहीं है जो शोर मचता है, नहीं है वहां पे। आपको पता हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है चक्रौता और यमुनापुरी घाटी, इफ आई एम करेक्ट अबाउट इट। क्यों वहां क्यों नहीं है? व्हाई डोंट दे गो एंड स्टडी दैट? तो सॉल्यूशन हमारे पास ही है। अरे एवरी सॉल्यूशन इज विद इन अस। The only thing is that we want to be highlighted and then we talk stupid. No, it's not the case. We only cry about the problem. Shout. क्या जो ग्रीन पॉलिसीज अभी हैं ऑलरेडी, उसमें क्या चैलेंजेस है सर? इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मिसिंग है? मिसिंग गांव है। आप पॉलिसीज हम रूरल डेवलपमेंट की तो बहुत बात करते हैं। आप गांव से प्लान कराइए ना। जंगल हवा मिट्टी पानी को अगर बचाना है, और ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, वी कॉल इट इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब आप बताइए मुझे, उत्तराखंड सबसे बढ़िया हवा देता है, पानी देता है, मिट्टी देता है, जंगल देता है, इसी को क्यों नहीं आप एंटरप्रेन्योरशिप बना देते हैं? जंगल लगा तुझे उसके पैसे मिलेंगे, पानी जोड़ उसके पैसे मिलेंगे, हवा बेहतर कर दे उसके पैसे मिलेंगे। तो हम क्यों पंजाब हरियाणा के साथ कॉम्पीट करें? हम कहेंगे हम जंगल लगाएंगे अपनी जमीन पे, आप मुझे पैसा दो हर साल। जब एक बोतल हवा बिक सकती है और पानी भी बिक सकता है, तो हम तो इतना ढेर सारा पैदा करते हैं, तो हम उसी का पैसा नाप ले माप ले, हमें मिल जाए। बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया सर। इस पे मैं पूछना चाहूंगी, स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? आजकल हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इकोनॉमी इज द बेस्ट। अगर इस देश के बहुत से लोगों को रोजगार देना है, या इस गांव के हर गांव का सबसे बड़ा आधार एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है। और हमारे तो क्लाइमेटिक एडवांटेज है, जो हम पैदा कर सकते हैं दूसरे कर नहीं सकते। डू यू थिंक पंजाब कैन ग्रो बकवीट? नो। एप्पल? नो। माल्टा? नो। वो हम कर सकते हैं, जो जड़ी बूटी है हमारी है। तो ऐसे स्टार्टअप जो इकोलॉजी और क्लाइमेट प्रो हो, वो एक अच्छा योगदान कर सकते। बट एग्रीकल्चर में सर, डू यू थिंक एक तो पेरिशेबिलिटी बहुत ज्यादा इशू रहता है। देखिए, आप क्यों करते हैं? आप उठाइए ना, अखरोट पैदा करिए। आप कीवी देखिए, कीवी अब बम्पर क्रॉप पहाड़ से आने लग गई है। धीरे धीरे चीजें आएंगी और सॉल्यूशन गांव वाले ही निकालना शुरू कर देंगे। अब आप बताइए, एप्पल हिमाचल प्रदेश का कौन लाया था? अंग्रेज लाए थे, अंग्रेज ने लगाया था। नाउ वी आर कॉपिंग इट, बट इट्स डूइंग वेल। एप्पल से बड़ी इकोनॉमी है हमारी। एग्रीकल्चर, जो एक किसान है गांव का, आज भी उसकी प्रॉब्लम है कि उसको जो पैसा है वो नहीं मिलता है। तो एक यंग करियर अगर कोई देखना चाहे, कोई यूथ अपना करियर एग्रीकल्चर में देखना चाहे, तो क्या वो अभी जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इनकम स्टैंडर्ड्स, क्या उस पे पहुंच पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइस क्यों नहीं मिलता है, जो अपने बात के, क्योंकि हम जाते हैं, हम चीजें पैदा करते हैं, नीचे से गाड़ी वाला आ जाता है लेके, यमुना घाटी में जाते हैं,
चक्राता में जाते हैं, उनकी सब्जी खरीद देते हैं और वो करते हैं, बिकॉज इट मिडिल मैन टेक मोर एडवांटेज। अच्छा भी है, चलो किसी को रोजगार मिल रहा है, लेकिन हमें उतना नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम बाजार में नहीं कूदे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पहाड़ी जो है वो अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है उसके अंदर, विच इज कमिंग अप नाउ। जिस दिन उसके एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगी वो तो फिर सब कुछ कर लेगा, एंड विच इज कमिंग अप। आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज, यूनेस्को ने हमको बताया था कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने करिकुलम में क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाते हैं। क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्लाइमेट चेंज अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो कोई चेंजेस? एनईपी में आया है, एनईपी में एनवायरमेंट इकोलॉजी आई है और वो उसको बना रहे हैं, लेकिन वो हमको कस्टमाइज करनी पड़ेगी। हिमालय के लिए अलग, कोस्टल के लिए अलग, एरिड जोन के लिए अलग, उनके अनुसार उनकी क्लाइमेट स्टडी पढ़ानी चाहिए। क्योंकि अब क्लाइमेट पढ़ना तो सबके लिए अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि वो आपके जान से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। आप न हो सेठ, आपको न मिले बढ़िया वाली नौकरी, लेकिन जान तो चाहिए ना। जान तभी क्या करोगे अगर जान ही नहीं बची तो ये सबको पढ़ाना चाहिए, मेरा मानना, और डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। एग्रो इकोलॉजी की बात आपने करी सर, हेस्को भी इसमें काफी एक्सटेंसिवली काम करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफी ट्रेंडिंग है। तो कैसे इकोलॉजी और सिस्टम को ये चेंज कर सकता है? मैंने कहा ना कि हर गांव का अगर कोई रोजगार संभव है, खेती बाड़ी से हुआ। एक उदाहरण के लिए, अभी हमने कुछ चक्राता में 70 गांवों के साथ बैठक की थी आज से 7-8 साल पहले। तो सबने एक मत में ये कहा था कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी मस्ट गो टुगेदर। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्चर्ड को प्रमोट किया। डॉक्टर हिमानी है हमारे साथ, एक सी टुक द लीड देयर। आज मैं समझता हूं कि 300-400 हेक्टेयर से ज्यादा ऑर्चर्ड हेस्को के प्लान पॉलिसी के अनुसार उस गांव में बनने शुरू हो गए, चमोली में भी। क्यों? ये इकोलॉजी इकोनॉमी कैसे है? पेड़ है तो इकोलॉजी है, सेब निकलेंगे, कीवी निकलेगी तो इकोनॉमी। तो इकोलॉजी इकोनॉमी जब साथ चलेंगे तो वो सस्टेन्ड काइंड ऑफ इनकम भी होती है और इकोलॉजी भी होती है। सर, सेब और कीवी तो काफी लोग उगा भी रहे हैं अब, लेकिन क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में हम एज पार हैं? देखिए, ऐसा है कि वी कैन बी एट पार ऑल्सो। अब ये, क्योंकि मेरा अभी मानना यह है कि किसी व्यक्ति को अगर साइकिल चलानी नहीं आती है तो उसे पहले साइकिल चलाना सिखाना है, और उसके बाद मोटरसाइकिल। पहले ही मोटरसाइकिल दे दी तो सीधे नीचे जाएगा, नदी में गिर जाएगा। तो अभी हम साइकिल चला रहे हैं, तो हमारी खेती बाड़ी में जो नए प्रयोग है वो साइकिल की तरह मानिए। और रही हिमाचल प्रदेश की तुलना में, हम एक दिन मोटरसाइकिल क्या, विल गो टू हवाई जहाज ऑल्सो। सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करें अगर, तो हिमालयन कंटेक्स्ट में आपका विजन क्या है सर? हिमालय नीड मोर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हिमालय मात्र हिमालय के लोगों का ही नहीं है, बल्कि हिमालय सब का है और इसे समझ लेना चाहिए। हिमालय नहीं होगा तो देश की 70% लोग हवा, मिट्टी, जंगल, पानी से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हिमालय की समझ अब देश दुनिया में बहुत, जैसे और भी ग्लेशियर्स है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, इसके प्रति गंभीरता बरतनी ही पड़ेगी। ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई एक चेंज, जैसा आपने बोला कि मैं काफी सारी चीजें बंद कर दूंगा अगर मुझे पॉलिसी मेकिंग में बात करनी चाहिए, तो इस तरह का कोई एक चेंज जो आप इंडिया में अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में अगर करना चाहें, अगर आपके पास ही पावर हो, तो वो क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि अर्बन ग्रोथ न देखते हुए अब गांव को बेहतर करो ताकि लोग अर्बन न बने। अर्बन बनने के साथ ही खेत छूट जाता है, कल्चर छूट जाता है, पानी छूट जाता है। लेकिन अगर आप गांव को बेहतर कर दोगे तो सब कुछ इंटैक्ट भी रहेगा और एक एसिमेट्रिकल ग्रोथ नहीं होगी। सिमेट्रिकल ग्रोथ में देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा सोचना है। सर, अगर हम, आप कह रहे रूरल लाइवलीहुड की बात करें, तो बहुत सारे एक्सपोजर ऐसे हैं जो हमें शहरों में आज के डेट में मिलते हैं। कोई भी करियर अगर हम परस्यू करना चाहते हैं तो गांव में रह के कैसे पॉसिबल है? अरे क्या, यही तो कह रहा हूं मैं, यही तो समझ नहीं है हमारी। हमारी समझ ये है कि अगर आप अपने ब्रांड को लेके गांव के संसाधनों पर, देखिए एक बात बताऊं, अर्बन भी आप किस कल्चर का हो गया, वो बड़ा ऑर्गेनिक खाना चाहता है। आप पकड़िए ना उसको और आप मार्केट बनिए, स्किल डेवलप करिए, अपना ब्रांड बनाइए, आप बेचिए। हम ऑलरेडी वी आर डूइंग इट, वी हैव अ सक्सेस बिहाइंड। हम बहुत सी चीजें बनाते हैं जिसको एक खास तबका बड़ा पसंद करता है, दैट इज अवर मार्केट।
अब वो तब होगा जब आप गांव में रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी में, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कोई भी चीज हो, फल हो, उनको लेकर के इकोनॉमी करते हैं। आपदा से रिलेटेड बात मैं करना चाहूंगी। हम लोग देख रहे हैं कि केदारनाथ घाटी की बात करें अगर, या फिर नीतीमाणा की बात करें, तो बहुत सारी आपदाएं अभी हमने पिछले कुछ 10 सालों में देखी हैं। इसके पीछे जैसे हम बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन की बात करें, अब रोड अगर हमें चाहिए, ऑल वेदर रोड आज बन रही है, ऑल वेदर रोड हमारी जरूरत है। एक महिला जो अपने बच्चे के लिए स्कूल देखना चाहती है, या कोई भी एक फैमिली मैन, बच्चे चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, हॉस्पिटल की फैसिलिटी अगर हम चाहते हैं, रोड्स ही अगर नहीं होंगी सर, मूवमेंट कैसे होगा? मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ रोड होनी चाहिए। तो रोड्स के चक्कर में, रोड बनने के चक्कर में बहुत सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया पैदा हुआ था कि दुनिया में उत्तराखंड ही खाली पहाड़ है, चाइना नहीं है, 65% माउंटेनस है। पूरा स्विट्जरलैंड, पूरा यूरोप में सारी सड़कें कहाँ तक गई हैं? 1800 में चली गई, ट्रेन भी चली गई। जानते क्यों? द टेक्निक ऑफ मेकिंग ए रोड अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट प्रॉपरली एड्रेस। क्यों नहीं चाहिए सड़क? ये क्यों बनाया था उत्तराखंड? अगर हमने वैसे ही रहना था और इकोलॉजी और आपदाओं का ही रोना था तो क्यों बनाई? भी उससे पहले भी आपदाएं आई हैं, ऐसा तो नहीं कि अभी आ रही हैं आपदाएं। सवाल यह है कि जो कंस्ट्रक्शन हो वो बड़ा इकोलॉजी इंक्लूसिव होना चाहिए। और सारी दुनिया में पहाड़ है, वहां भी बनती है रोड। हम उदाहरण के टनल, अब एक टनल जब बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर की टनल 25 किलोमीटर के फॉरेस्ट को कटने से रोक देती है। तो बताइए किसमें फायदा? और जब आपने देखा कि आज भी महिलाओं को कंधों पे रख के लाया जाता हो, प्रसव है उस महिला का, रास्ते में दम भी छोड़ देती है, तो बताइए ऐसे में क्या सड़क नहीं चाहिए? चाहिए। बहस क्या होनी चाहिए कि सड़क कैसी बनाई जाए। 1 महीने में 50 किलोमीटर मत बनाओ, 1 महीने में 5 किलोमीटर बनाओ, लेकिन स्टेबल सड़क बनाओ। वहां बहस नहीं होती। सड़क मत बनाओ, ये बहस है। मैं इस बात को यह कहना चाहता हूं कि असल में एनवायरमेंटलिस्ट को ही अपोज कर दिया गया है डेवलपमेंट में। इट्स नॉट सो। आपकी समझ के अनुसार इकोलॉजी इंक्लूसिव इनिशिएटिव होना चाहिए। तो सड़क हमें चाहिए, लेकिन हमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है उसको ध्यान में रख के इकोलॉजी इंक्लूसिव कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, विच इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। आप बताइए ना, आज से 50 साल पहले बनी हुई सड़कें टूटी क्या? फावड़े से बनती थी, गेंती से बनती थी। आज क्योंकि बुलडोजर चलते होते, स्टेबिलिटी नहीं लाते साथ में। वी हैव टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी। इंडिया के बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें, बिकॉज यू हैव आल्सो बीन देयर, स्विट्जरलैंड में भी बहुत ठंड का मौसम है और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, स्विस टेक्नोलॉजी, बट इकोलॉजी इंक्लूसिव की जो आपने बात करी, अगर हम वो सेम रेप्लिकेट यहाँ भी कर दें तो शायद हमारे इतना नुकसान ना हो। पक्का, वही तो मैं कहने की कोशिश करता हूँ बार बार। एक बात और पूछना चाहूंगी सर कि आप यहाँ नेचर के कनेक्शन में रहते हैं, आपको क्या मोटिवेट करता है कि आप मेन शहर से दूर रहते हैं? मैं यहाँ रहने के बाद प्रभु और प्रकृति में कोई अंतर नहीं करता। मुझे लगता है प्रकृति मेरे लिए पहला प्रभु है, जिसके कारण मैं जिंदा हूं। और मैं यहाँ पे का तापक्रम, यहाँ की हवा, यहाँ का सब कुछ अलग है, तथा कथित बड़े नजदीक उस शहर के, देहरादून के। और यही सबसे बड़ा सच भी है कि प्रकृति और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता। कम से कम प्रभु तो मैंने नहीं देखे, पर प्रकृति को तो हर क्षण भोगता हूं। तो मेरे लिए पहला प्रभु प्रकृति ही है। आने वाले यूथ के लिए कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन के कंटेक्स्ट में भूल जाते हैं कि हमारी जो रूट्स है वो प्रकृति ही है, उनके लिए कुछ मैसेज? मेरा संदेश यही होगा कि ठीक है, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप भी बढ़े। लेकिन दुनिया जब पिछले जनरेशन्स में दुनिया जब आगे बढ़ रही थी, उसने प्रकृति को बैकफुट में रखा, और इसलिए वो सब कुछ आज झेल रहे हैं, जिसका दर्द और कष्ट तुम्हें भोगना ही भोगना है। हमारे उन कर्मों का फल तो उन्हें झेलना पड़ेगा। लेकिन अब आने वाले समय में वे जो कुछ भी प्लान करें, सोचें, समझें, वो इकोलॉजी इंक्लूसिव होना चाहिए। प्रकृति को जोड़ करके सोचे जाने का समय आ चुका है, और ऑलमोस्ट आप अब एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं, वो आर या पार ही कहा जा सकता है। इसलिए यूथ के लिए मेरा कहना है कि उन्हें अब ज्यादा ये बात करनी चाहिए कि जो भी रिसोर्सेज देश के हैं, क्लाइमेटिक जोन्स के हैं, उनको आधार बनाएं, उन पर लगेंगे तो रिसोर्स को भी बढ़ाएंगे
तो इकोलॉजी मेंटेन होगी, और अपना रोजगार बनाएंगे तो रोजगार भी होगा और पैसा भी आएगा। तो इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों को लेकर आगे बढ़ सकता है, ये मेरा संदेश होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। फॉरेस्ट फायर हमारा बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। एवरी समर हम ये हर बार इससे जूझते हैं, स्पेशली पहाड़ की अगर बात करें। और इस बार जैसे आपने बोला गर्मियां बहुत जल्दी आ गई हैं, जनवरी का महीना भी ऐसा लगा कि आधा तो गर्मी में ही बीत गया है। तो फॉरेस्ट फायर को हम कैसे रोक सकते हैं, क्या मेजर हो सकते हैं? जो एक अगर मेरे पास अगर कोई लैंड है और मेरे लैंड में अगर कोई आग लग रही है, मैं कैसे अपनी जमीन को, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ एज अ लेमैन, सरकार की सहायता से नहीं? जंगल की आग एक बहुत बड़ा विषय है। आपको पता होना चाहिए कि जंगल की आग जब लगती थी, पहले गांव के गांव बुझाने जाते थे। एक गांव पानी लेके जाएगा, एक गांव भोजन लेके जाएगा, एक बुझाएगा, ऐसी बारी लगती थी। वो व्यवस्था खत्म हो गई। और जंगल में आग लगने के पीछे 3 कारण होते हैं। एक, कितना सूखापन आ चुका धरती के नीचे, क्योंकि पानी भाग जाता है, पानी नहीं रुकता, तो मॉइस्चर नहीं रहता, तो सरफेस फायर लगती है, पत्ती चीड़ के जंगल होंगे तो, और फिर उसके बाद वो कैनोपी फायर हो जाती है। तो आप देखिए, सरफेस फायर से कैनोपी फायर। अब एक ही उत्तर है हमारे पास कि हमने, हमारा जो जगह जहां आप बैठी हैं, यहाँ पे जंगल की आग नहीं लगती, क्योंकि हमने विज्ञान को समझा, प्रकृति के, और हमारी नदी ये सूख गई थी, इस पे भी पानी लाना था, तो हमने सब कुछ जोड़ के किया। हम अपने जंगल की जगहों में जहां जंगल नहीं थे वहां वाटर होल बना दिए, वाटर छोटे मोटे कैचमेंट जोन बना दिया, उसमें पानी पड़ा तो एक्वीफर रिचार्ज हो गए तो नदी हो गया, एक्वीफर ऊपर हो गए तो नमी बनी रही, तो जंगल में सरफेस फायर नहीं लगी। और उसके देखा देखी फिर अन्य छोटे पौधे आए तो हर्बीवोर्स आ गए, हर्बीवोर में भी सभी तरह के, हिरन भी आ गया, वाइल्ड बोर भी आ गया, मैंगूस भी आ गए, सब आ गए, और लेपर्ड भी आ गया। चिड़ियों की संख्या 15 से 120-25 के करीब पहुंच गई, तो पूरा इकोसिस्टम वापिस आया और जंगल की आग भी नहीं है। यही प्रयोग अब चाहे वो कैलिफोर्निया में लगी आग हो, ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, आप अपनी धरती के पानी को जो प्यासी हो चुकी है वो मरने के रूप में जंगल की आग की भेंट चढ़ जा रही है। यही प्रयोग है जो मॉइस्चर लेवल हमको अपने जंगल का बढ़ाना है। वो बढ़ जाएगा तो पानी भी होगा, धारे सूखरे उनमें भी आएगा, और चीड़ पाइन जैसे जो जंगल हैं उनमें इकोलॉजिकल कन्वर्जन होगा, फिर उन्हीं जंगलों की वापसी हो जाएगी। क्योंकि चीड़ पाइन आया इसलिए है कि वहां पे जंगल ओक के जंगल कट गए तो वो एक्सपोज हो गई जमीन, तो उसमें चीड़ जैसी प्रजातियां ही आई। और यही है मेरा मानना है, जंगलों की नमी को लेकर के वृहद स्तर पर काम होना चाहिए। तो वाटर कंजर्वेशन से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट सर, थैंक यू फॉर सो मच फॉर द टाइम। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। इसी तरह की और कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।